वेदर यू आर कंटेंट क्रिएटर और अ गेमर, कभी ना कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि जो आपकी पीसी है, जैसे कि मेरा पीसी रखा हुआ है यहाँ पे, उनमें स्टोरेज फुल हो जाती है। अगर आपके पास 2 या 3 पीसी हैं आपके घर में यूज़ करते हैं अगर आप, तो हो सकता है कभी ना कभी आपको काम पड़ता हो कि एक पीसी की फाइल दूसरी पीसी में यूज़ करें, या फिर ऐसा होता होगा कि दोनों की दोनों पीसी में सेम फाइल पड़ी हुई है और दोनों की दोनों जगह वो घेर रही हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता होगा, अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि अगर आप एक नेटवर्क एड्रेस स्टोरेज खरीद लें। वेल अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं जैसे कि, और आपके पास 10 या 20 पीसी हैं, उन सब में एक ही फाइल अगर आप रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज लेंगे 10 और 20 पीसी में। लाइक अगर आपके पास 60 GB की फाइल है और 10 GB में, मतलब अगर आप 10 GB की फाइल है, 10 लोगों के पास अगर वही फाइल है 60 GB की, तो हो सकता है 600 GB यूज़ करें हर पीसी में। तो आप सिंपल सी बात ये कर सकते हैं, उन सभी एक ही फाइल को एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं और सभी 10 पीसीज को कनेक्ट कर सकते हैं ऑन अ नेटवर्क। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज बना रखी है, ये मैंने खुद बनाई है और ये मेरे पुराने पीसी कंपोनेंट को यूज़ करके मैंने बनाई है। तो अगर हम बात करें इस पीसी की, तो इसके अंदर आप मतलब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है मदरबोर्ड गीगाबाइट की तरफ से गीगाबाइट GAH110M DS2। इसके अंदर लगा हुआ है प्रोसेसर एज इंटेल कोर i3 6098P 2 कोर 4 थ्रेड का CPU है यहाँ पे 6th जनरेशन का। मदरबोर्ड रैम की बात करें तो इसके अंदर लगी हुई है 8 GB DDR4 रैम, और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड सिर्फ डिस्प्ले देने के लिए यूज़ किया है मैंने MSI GeForce GT 1032 GB GDDR5। और पावर सप्लाई यहाँ पे रखी हुई है कूलर मास्टर MWE 450 V2। और स्टोरेज के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी 240 GB की क्रूशियल BX500 SSD ली है, SATA SSD है ये, और मैं इसे यूज़ करूँगा एज ए NAS स्टोरेज। तो यहाँ पे अगर आप बूट ड्राइव की बात करें तो मैंने यहाँ पे लगा रखी है, ये है मेरी पेन ड्राइव 16 GB की, और इसमें जो ये USB कनेक्टर है यहाँ पे, ये फ्रंट पैनल हेडर पे आराम से कनेक्ट हो जाता है। तो बस बाकी इसी चीज़ से हम इस टाइप से मैंने NAS बना रखी है, और मेन काम यहाँ पे इसका सॉफ्टवेयर का होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसे सेटअप। तो फर्स्ट स्टेप में आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए, और हम लोग इसे बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ बेलेना एचर और TrueNAS की ISO फाइल। तो ये मेरी पेन ड्राइव है, मैं इसे अपने मेन पीसी में लगा देता हूँ, और विद द हेल्प ऑफ बेलेना एचर हम लोग इसके अंदर TrueNAS की बूटेबल पेन ड्राइव बनाने वाले हैं। तो चलिए आते हैं मेन पीसी में। सो वेरी फर्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ कि सबसे पहले हम लोग अपनी दोनों फाइल डाउनलोड कर लें, TrueNAS की ISO फाइल और यहाँ पे बेलेना एचर। तो मैंने इन दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोनों को। और ये रही मेरी पेन ड्राइव जो मैंने ऑलरेडी लगा रखी है अपने पीसी में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे ओपन करना है बेलेना एचर को, और इसके बाद हमें ISO फाइल सेलेक्ट करनी है और अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है और राइट करना है बेलेना एचर से। तो ये रही, हमें सबसे पहले फाइल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको आना है डेस्कटॉप पे, जो कि मैंने डेस्कटॉप पे डाल रखी है फाइल, और इसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद टारगेट डिस्क सेलेक्ट करनी है, जो कि हमारी पेन ड्राइव है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दी है। और बस इसके बाद हमें फ्लैश कर देना है। फ्लैश करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि जितनी स्पीड आपकी पेन ड्राइव है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरी पेन ड्राइव USB 3.1 है तो बहुत कम टाइम लगेगा यहाँ पे, और आपकी पेन ड्राइव अगर स्लो है तो यहाँ पे टाइम ले सकता है, लाइक कुछ नहीं तो 15 मिनट तो ले सकता है मैक्सिमम, बता सकता हूँ मैं। बाकी मेरी पेन ड्राइव काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे फ्लैश हो चुकी है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको अपने होम, मतलब इसके बाद आपको अपना पीसी से पेन ड्राइव निकालनी है और अपने NAS में लगा देनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से ऐसा करते हैं। तो ये रहा मेरा NAS, और मैं इसके अंदर अपनी जो मैंने बना रखी है स्पेशल पेन ड्राइव, जो कि फ्रंट पैनल हेडर में लग जाती है, मैं उसे लगा दूंगा। और कुछ इस टाइप से मैं इसे लगा दूंगा फ्रंट पैनल हेडर में। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर बाकी की जो पोर्ट मतलब केबल लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले LAN केबल लगा देता हूँ मैं LAN पोर्ट में। इसके बाद हम लोग डिस्प्ले के लिए यहाँ पे जो मैंने ग्राफिक कार्ड लगा रखा है उसमें HDMI लगा दूंगा। और इसके बाद इसमें हम लोग माउस कीबोर्ड कनेक्ट कर देंगे, और माउस कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे USB हब यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए जो ये USB पोर्ट है मैं इसमें लगा देता हूँ। और बस फाइनली आपको इसके अंदर एक जो अपनी बूटेबल पेन ड्राइव हमने बनाई थी उसे लगा देना है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा देना है। और इसके बाद आपको पीसी को स्टार्ट करना है और बायोस पे आना है। तो मैं इसके स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास स्विच नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से इसे ऑन करूँगा। तो ये रहा मेरा स्क्रू ड्राइवर, और मैं यहाँ पे इसे ऑन कर देता हूँ फ्रंट पैनल हेडर में। और जैसे हमने इसे ऑन कर दिया, ये ऑन हो चुका है। अब हमें बायोस पे आना है सबसे पहले, और हमारा सब कुछ ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक करना शुरू कर चुकी हैं। इसके बाद आपको अपनी NAS की बायोस को ओपन करना है। यहाँ पे मेरी मदरबोर्ड गीगाबाइट की है, तो यहाँ पे गीगाबाइट लिख के आ रहा है। इसके बाद जो आपको बूट ऑप्शन में जाना है और बाकी सब ड्राइव को अनसेलेक्ट कर देना है, सिर्फ और सिर्फ उसी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है जिसे हमने अभी बूटेबल बनाया था, याद होगा आपको। तो हमें सिर्फ उसे सेलेक्ट करना है और बायोस को सेव कर देना है सबसे पहले। तो हम लोग कर देते हैं जल्दी से इसको। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सेव एंड एग्जिट सेटअप, और इसके बाद हमारा पीसी रीस्टार्ट होगा। और इसके बाद हम लोग कीबोर्ड पे दबाएंगे F12, जो कि मेरी मदरबोर्ड की बूट की है, और इस बूट मेन्यू को ओपन होगा। और बूट मेन्यू में हम लोग अपनी वही पेन ड्राइव सेलेक्ट करेंगे जो कि हमने बेलेना एचर से बना रखी थी बूटेबल ड्राइव, और ये मेरे सेकंड नंबर पे है। और इसके बाद मैं एंटर दबा दूंगा,
और इंस्टॉलेशन बिगिन हो जाएगी। और जितनी आपको सामने डिटेल लिख के आती है उन्हें आप आराम से फॉलो करते जाइए और आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ किस टाइप से करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसी कुछ देर तक की कमांड लाइन चलेंगी जैसे कि चल रही है अभी, और इस टाइप से इंस्टॉलेशन होगी। इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ये कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इस टाइप से। यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन आ गए हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 पे जाना है, इंस्टॉल एंड अपग्रेड पे, और इसे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको जो अपनी ड्राइव है सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही ड्राइव लगा रखी हैं। एक हमारी पेन ड्राइव जो हमने लगाई थी, याद होगा आपको स्टार्टिंग में, और जो दूसरी हमारी SSD है। तो मैं आपकी पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर दूँगा उससे, और उसके बाद स्पेस दबाऊँगा जिससे सेलेक्ट हो जाएगी, और एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद हमारी इंस्टॉलेशन बिगिन हो जाएगी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकता है ये, मेरे हिसाब से आई थिंक यहाँ पे आप ले सकता है 5 से 10 मिनट। और इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, ये आपका कन्फर्मेशन आ रहा है कि आपको अपग्रेड करना है या फिर, क्योंकि मैंने उस पेन ड्राइव में ऑलरेडी पहले TrueNAS डाल रखा था तो इसलिए आ रहा था। तो इसके बाद आपको बाद आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पे पासवर्ड आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पासवर्ड बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ अपना, और इसे 2 बार कंफर्म करने के बाद इंस्टॉलेशन बिगन हो जाएगी। और ये सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला है। ये इस टाइम में मेरे केस में इसने यहाँ पे 20 मिनट लिए थे। तो मैं इसे स्किप करता हूँ जल्दी से जल्दी। तो इसके बाद आपकी फ़ाइल जो हमारा TrueNAS होगा वो हमारी पेन ड्राइव में इंस्टॉल हो चुका होगा धीरे धीरे, और आपके सामने कुछ इस टाइप की डिस्प्ले आने वाली है, जैसे कि यार यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा TrueNAS इंस्टॉल हो चुका है, हमें पेन ड्राइव निकालनी है अपना जो हमने बूटेबल बनाई थी, और इसी PC को रिस्टार्ट कर देना है। तो बस मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ। पहले तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ओके दबाएंगे और हम जाएंगे शट डाउन ऑप्शन पे। तो हम लोग शट डाउन ऑप्शन पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा PC शट डाउन हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको बस वो पेन ड्राइव रिमूव कर देनी है जो हमने लगाई थी ना बूटेबल वाली, जिससे हमने कंप्यूटर में बैठ के बूटेबल बनाया था। एक्जैक्टली बस उसी पेन ड्राइव को बाहर करना है। बाकी जो हमने एक लगाई थी फ्रंट पैनल हेडर में, उसमें तो हमने ऑलरेडी अब इंस्टॉल कर दिया है TrueNAS, और वो लाइफ टाइम अभी इसी PC में रहेगी, मतलब लगी रहेगी, ताकि हमारा जो NAS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसमें जब भी हम लोग इसे NAS को ऑन करें तो वो ऑन हो जाए उसके साथ ही। सिंपल सी बात है, NAS ऑपरेटिंग सिस्टम ही बूट हो इस पर। तो बस इसके बाद आपका PC शट डाउन करेंगे और इसके बाद आपको वो निकाल देनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से करना है वो भी। तो जब हमारा PC मतलब शट डाउन हो जाएगा, तो जो मैंने पेन ड्राइव लगा रखी थी, मतलब बूटेबल ड्राइव, हम लोग इसे हटा देंगे। तो ये थी मेरी बूटेबल ड्राइव SanDisk की अल्ट्रा फ्लैश 32 GB, मैंने इसे हटा दिया है। और हम लोग अब इसे ऑन कर देंगे PC को फिर से नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो जब आप अपने PC को फिर से बूट करेंगे यहाँ पे, मतलब अपने NAS को बूट करेंगे, तो इसके बाद मैं सबसे पहले आपको अपनी BIOS ओपन करनी है और एक बार दोबारा कंफर्म करना है यहाँ पे कि जो आपकी जो बूट, मतलब जो हमारी बूट प्रायोरिटी है यहाँ पे, वो हमेशा जो हमने पेन ड्राइव लगा रखी थी फ्रंट पैनल में वही सेट हो। तो यहाँ पे देखिए बूट ऑप्शन नंबर 1 में UEFI SanDisk कर्सर ब्लेड सेट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। बस इसके बाद मैं देखने के बाद मैं यहाँ पे इसे बैक कर दूँगा, सिंपल सी बात है, सेव एंड एग्जिट सेटअप। और इसके बाद हमारी इंस्टॉलेशन फर्दर प्रोसीड होगी यहाँ पे आगे। तो हमारी मतलब पहले गीगाबाइट का लोगो आएगा जो कि मेरा मदरबोर्ड है यहाँ पे। इसके बाद इंस्टॉलेशन खुद ही बिगिन हो जाएगी बिल्कुल एग्जैक्टली। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे TrueNAS यहाँ पे ऑटोमेटिक सेटअप होगा पूरा। और इस बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे बूट हो रहा है तो यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, लाइक 5 से 10 मिनट लगेगा इस स्टेप में। और यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क भी चेक होंगी और एट द एंड आपको मैं दिखा दूँगा कि इस टाइप से यहाँ पे सेटअप आता है आपका और क्या क्या यहाँ पे आता है। तो इसे धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यू करेंगे धीरे से। तो मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ पहले जल्दी से इसको। हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने वाले हैं अपने NAS की धीरे धीरे, और हमारा इंस्टॉलेशन कुछ कंप्लीट होगा इस टाइप से। जब आपके सामने यहाँ पे कंसोल सेटअप लिख के आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी NAS सेटअप हो चुकी है।
तो कुछ इस टाइप से आपके सामने कंसोल सेटअप आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इस टाइप से आपको यहाँ पे कंसोल सेटअप के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि नेटवर्क इंटरफेस, कॉन्फ़िगर, लिंक एग्रेशन और बाकी सब चीज़ें। और आपको यहाँ पे वेब यूज़र इंटरफेस भी दिख जाएगा। तो आपकी मशीन है यहाँ पे http://192.168.1.40, जो कि मेरा यहाँ पे IP एड्रेस यहाँ पे डायनामिक है। हम लोग इसे स्टैटिक करने वाले हैं, क्योंकि इसे स्टैटिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बार बार इसे अपने NAS को रीस्टार्ट करेंगे तो आपका IP एड्रेस चेंज हो जाएगा बार बार और आपको एक्सेस करने में दिक्कत आएगी। तो चलिए हम लोग कर देते हैं इसे सेटअप किस टाइप से करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना है, और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ किस टाइप से करते हैं, देखिए। और हम लोग कुछ इस टाइप से करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले एंटर ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे 1, और जैसे हम लोग इसे एंटर करेंगे आपको ऑप्शन में आना है और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने लिख के आएगा चूज़ योर सेलेक्ट योर इंटरफेस। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जो हमारा लैन केबल है उसे सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद लिख के आएगा रिमूव करंट सेटिंग्स, तो हम लोग इसे नो कर देंगे क्योंकि हमें कोई सेटिंग डिलीट नहीं करनी है। फिर इसके बाद लिख के आएगा कॉन्फ़िगर इंटरफेस फॉर DCHP, हम लोग इसे भी नो कर देंगे। और यहाँ पे जब लिख के आएगा कॉन्फ़िगर IPv वर्जन 4, तो हम लोग इसे येस करेंगे और यहाँ पे अपने इंटरफेस का नाम डालेंगे। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ NAS1, हमने इसे डाल दिया। और इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से आपके सामने आएंगी चीज़ें, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे कि लिख के, जैसे कि यहाँ पे इंटरफेस के एड्रेस आज एग्जांपल आ जाएंगे। तो मैं आपको एग्जैक्टली जो हमारे सामने आया मैं वही डाल देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले IP एड्रेस जो हमारा आएगा तो मैं डालूंगा यहाँ पे 192.168.1.40, और जैसे हमने इसे डाल दिया और जो IP नेट मास्क आएगा उसे भी मैं यही डाल दूंगा और एंटर करूँगा। और जैसे ही ये सब चीज़ें सेटअप हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी, तो हमारा IP एड्रेस डायनामिक से स्टैटिक हो जाएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। वेल आप इस स्टेप को एग्जिट भी कर सकते हैं। इसके बाद अपने जो मॉनिटर है डिस्कनेक्ट कर दीजिए और USB केबल्स भी माउस कीबोर्ड के हटा दीजिए। आपका NAS हमेशा के लिए ऐसे ही ऑन होगा और डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने मेन PC में किस टाइप से इसे सेटअप करना है आगे के लिए। चलिए करते हैं इसे सेटअप। तो मैं आ चुका हूँ अपने मेन PC में। एक्चुअली मेरा मेन PC और जो हमारा NAS है वो ओवर ईथरनेट केबल हमारे मेन PC से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको डालना है IP एड्रेस में जो हमने याद है आपको मैंने बताया था, जो नीचे हमने सेटअप किया था स्टैटिक IP एड्रेस, एक्जैक्टली हम लोग वही IP एड्रेस डालेंगे यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे 192.168.1.40। तो जैसे ही हम लोग ये डालेंगे और एंटर दबाएंगे हम लोग सीधा NAS को एक्सेस कर पाएंगे कुछ इस टाइप से। फिर यहाँ पे आपको यूज़र नेम में डालना है रूट, क्योंकि ये हमारा जो हमारी नया मशीन होता है उसके वो होता है, और पासवर्ड जो हमने सबसे पहले सेटअप किया था आपको याद होगा। तो एंटर करने के बाद आप आएंगे हमारे TrueNAS की डैशबोर्ड में। यहाँ पे आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन दिखेंगी, क्या क्या मतलब कौन सा वर्जन पड़ा है TrueNAS का, आपका CPU कितना यूज़ हो रहा है, क्या क्या है, आपका इंटरफेस कितना यूज़ हो रहा है और कितनी स्पीड पे चल रहा है, और आपकी मेमोरी। तो हमें सेटअप करना है सबसे पहले यहाँ पे सेटअप। तो हम लोग आएंगे अकाउंट में और सबसे पहले हम जाएंगे यूज़र्स में, जो कि हमारा यूज़र अकाउंट रूट है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो हम लोग यहाँ पे एक और यूज़र अकाउंट क्रिएट करेंगे और मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा कोई भी सिंपल सा, आप कोई भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा निंजा, जैसे कि। तो हमने इसे डाल दिया और हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसे राइट परमिशन भी दे देंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। तो पासवर्ड आपको इसे भी याद रखना है और यूज़र नेम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये दोनों, आपको इन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आप इन्हें लिख के कहीं रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और बस हमने पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे आएंगे हम लोग और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को भी क्लिक कर देंगे और कर देंगे इसे सबमिट। तो हमारा यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, तो हम देख सकते हैं ये यूज़र क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम लोग आएंगे स्टोरेज पे और क्रिएट करेंगे पूल बेसिकली क्या होता है, जो आपकी सभी ड्राइव होती हैं उन सबको एक ड्राइव में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे क्रिएट पूल में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पूल का नाम डालना है। यहाँ पे मैं सिंपल सा कोई अच्छा नाम डाल देता हूँ, जैसे कि रेडियस, सर्कल का रेडियस मतलब हम लोग डाल देते हैं रेडियस। इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारी जो जितनी ड्राइव है आपकी यहाँ पे शो होंगी। यहाँ पे बेसिकली मेरी एक ही ड्राइव है तो यहाँ पे एक ही शो हो रही है और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये हमारी वर्चुअल ड्राइव क्रिएट कर देगा सभी ड्राइव को मिला के। और फिर यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको फोर्स करना है, क्योंकि देखिए मेरी हार्ड डिस्क नहीं है SSD है, तो इसलिए यहाँ पे फोर्स का ऑप्शन आ रहा है, बल्कि आपको कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर देंगे क्रिएटिंग पूल और ये हमारा पूल क्रिएट हो चुका होगा रेडियस का। और मैं यहाँ पे ये मेरे लिए सिर्फ जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरे लिए अप्लाई होता है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ऑटो ट्रिम फंक्शन इनेबल कर देना है, क्योंकि मैं SSD यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप SSD की NAS बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी ये ऑटो ट्रिम फंक्शन इनेबल कर देना चाहिए। बाकी अगर आप हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं NAS के लिए तो आपको इस फंक्शन को स्किप कर देना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और जैसे ही हमारा मतलब हमारी जो ये पूल है ये सेव हो जाएगी, मतलब बन जाएगी, जैसे कि इस टाइम में बन चुकी है ऑप्शन, हम इसके सेव हो चुके हैं। अब हम लोग इसमें डेटा सेट क्रिएट करेंगे।
और हम लोग मतलब इस ड्राइव के अंदर हम लोग डाटा सेट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे डाटा सेट का नाम रख देंगे कोई भी, आप फिर से यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोई सा भी नाम और सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद ये हमारा डाटा सेट बन चुका है ओमेगा, और हम लोग यहाँ पे आएंगे और एक और डाटा सेट क्रिएट करेंगे और इसका नाम मैं रखूँगा यहाँ पे जैसे कि कटाना। सिंपल सी बात है, कोई भी नाम रख सकते हैं। कटाना बेसिकली एक आपको पता है स्वॉर्ड होती है। तो हमने यहाँ पे एक हमारा पूल बना दिया है और 2 डेटा सेट बना दिए हैं एक के अंदर एक। तो हम लोग क्या करेंगे, एट द एंड जो सबसे लास्ट वाला हमारा डेटा सेट है कटाना, मैं इस पे आऊँगा और हम लोग आएंगे इसके ऑप्शन पे और एडिट परमिशन पे जाएंगे। हम लोग एडिट परमिशन के पे जाएंगे यहाँ पे, और जो हमारा ओनर है सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे राइट परमिशन दे देंगे, और जो हमारा ओनर है देखिए आपको दिखा देता हूँ। मैं ओनर पे आऊँगा, चलिए काम करते हैं, मैं अदर को परमिशन नहीं देता हूँ। तो ओनर पे हम लोग आएंगे और जो हमने नया अकाउंट क्रिएट किया था यूज़र वाला उसे सेलेक्ट कर देंगे, जो कि मैंने सेलेक्ट किया था निंजा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको अप्लाई यूज़र और अप्लाई ग्रुप कर देना है, और ग्रुप पे भी वही जो हमने क्रिएट किया था यूज़र नींजा वही कर देंगे। और बाकी यहाँ पे मैं स्पेसिफाई अदर को किया था, चलिए कर ही देते हैं रीड फंक्शन, मतलब रीड एक्सेस दे देते हैं। और क्रिएट यूज़र मतलब हमने यहाँ पे पूल का जो ये कटाना हमारा डाटा मतलब डेटा सेट है, इसका ओनर हमारा जो नया यूज़र है वो बन चुका है। मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे निंजा ज़रूर होना चाहिए, मतलब जो हमने क्रिएट किया था अकाउंट वो होना चाहिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर नहीं हुआ तो आप डाटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे नैस से। फिर आपको आखिरी में बिल्कुल आना है और सर्विसेज इनेबल कर देनी है, और वो कैसे करते हैं मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर आना है क्या बोलते हैं शेयरिंग में, और शेयरिंग में विंडो शेयर में आना है और यहाँ पे नाम डालना है शेयर का। तो मैं शेयर का नाम डालने से पहले सिंपल सी बात है, जो कटाना डाटा सेट हमने चूज़ किया था उसे क्लिक कर देंगे यहाँ पे हम लोग, और वो उसका नाम खुद ही कॉपी कर लेगा और सबमिट क्लिक कर देंगे यहाँ पे। और जैसे सबमिट करेंगे आप, इसके बाद आपको लिखेगा कन्फिगर ACL और यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है प्रीसेट्स, और मैं यहाँ पे यूज़ कर दूँगा यहाँ पे ACL में रिस्ट्रिक्टेड मोड, और यहाँ पे अप्लाई यूज़र फिर से करूँगा वहाँ पे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, और मैं सिर्फ देखिए जो हमारे ये अकाउंट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सिर्फ हम लोग एक ही रखेंगे, और यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं परमिशन टाइप है और परमिशंस है, इन्हें आपको क्या बोलते हैं बेसिक रखना है और फुल कंट्रोल रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है यूज़र, और जो हमारा अप्लाई ग्रुप है वो यूज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फिर से निंजा और निंजा ही होना चाहिए जो मतलब हमने क्रिएट किया था वो। और एक बार मैं एट द एंड फिर से चेक कर लूँगा यहाँ पे कि जो हमारा जो कटाना का मतलब बस हमने क्रिएट कर दिया, सिंपल सी बात है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और आप अपने मेन पीसी में आइए और हम लोग फाइल मैनेजर में जाएंगे और हम लोग यहाँ पे नैस को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क ड्राइव मैप करना है, फिर यहाँ पे आपको इसका IP एड्रेस डालना है। तो इसको सिंपल से डालने के लिए आपको 2 बार बैकस्लैश और फिर डालना है आपको यहाँ पे 192.168.1.40 जो कि मेरा IP एड्रेस है नैस का। तो इसके बाद डालने के बाद फिर से एक बार स्लैश लगाएंगे। 1 मिनट, आई थिंक मैंने गलती कर दी है, स्लैश उल्टा लगा दिया है, इसे इरेज करेंगे और दोबारा से मैं स्लैश लगा दूँगा दूसरा वाला। तो लगाने के बाद हम लोग एक और स्लैश लगाएंगे, और फिर इसके बाद जो हमने डाटा सेट क्रिएट किया था, सिंपल बात आप शेयरिंग पे जाइए, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। शेयरिंग पे जाइए, विंडो शेयर पे हमने जो क्रिएट किया था शेयर, उस पे जाइए और उसका नेम कॉपी कर दीजिए, और इस नेम को हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करेंगे और हम लोग कर देंगे फिनिश। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यूज़ डिफरेंट क्रेडेंशियल करने हैं। तो यहाँ पे मेरा पुराना अकाउंट आ रहा है, मैं इसे नहीं करूँगा, और यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट, और पासवर्ड डालूँगा। जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था आपको याद होगा नैस के अंदर जो क्रिएट किया था निंजा, तो मैं वो निंजा मतलब यहाँ पे डाल दूँगा और इसका पासवर्ड भी डाल दूँगा, और इसे सेव कर दूँगा इन्फॉर्मेशन को। और हमने पासवर्ड डाल दिया और ओके कर दिया। और हाँ, यहाँ पे हो सकता है आपको बाद में बार आए कि ये पासवर्ड डालिए, आपको लगेगा कि गलत है, लेकिन नहीं, एक ही बार आप करेंगे ऐसा तो आपकी नैस यूजेबल आ जाएगी। देखिए यहाँ पे आ चुकी है नैस यूजेबल। इसके फिर से मैं रीनेम कर दूँगा यहाँ पे, बस सिंपल सी बात है, अगर आप चाहें तो आप रीनेम ना कीजिए, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो मेरी यहाँ पे नैस पूरी आ चुकी है जितनी यूजेबल है। बस ओवर द नेटवर्क मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हार्ड डिस्क नहीं है, ये मेरी नैस ही है। तो सबसे पहले लोग इसमें कुछ डाटा कॉपी कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं मतलब एक मैंने नैस फोल्डर बना रखा है और इसमें फार क्राई 5 क्रैक्ड वर्जन, ताकि मैं चेक कर सकूँ। मैंने डाउनलोड किया और हम लोग इसे नेटवर्क में मतलब नैस के ऊपर कॉपी करने वाला है। तो मैंने यहाँ पे ईथरनेट खोल दिया ताकि आप देख पाएँ कि किस टाइप से हम लोग ईथरनेट से ही कॉपी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पेस्ट करना शुरू कर दिया। तो अब सेंड स्पीड देखिए, सेंड स्पीड है यहाँ पे 945 मेगाबिट पर सेकेंड। अगर आप इसकी एवरेज देखें मतलब मेगाबाइट में, तो इट्स ऑलमोस्ट 108 Mbps जो कि आपको यहाँ पे मिल रही है स्पीड। और ये स्पीड आपको ऑलमोस्ट एक हार्ड डिस्क की स्पीड के बराबर ही मिलेगी, इंटरनल हार्ड डिस्क की स्पीड से, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है हमारी नैस। अगर आप इसे किसी दूसरी पीसी से कनेक्ट करते हैं तो आपको उतनी ही स्पीड इसमें भी देगी ओवर वायर। अगर वायरलेस से कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें कम स्पीड मिलेगी। तो देखिए डिस्क में यहाँ पे रीड हो रही है और नैस में हमारी राइट हो रही है। तो देखिए दैट्स कन्फर्म कि हमारी नैस अच्छे से काम कर रही है यहाँ पे।
तो मैं इससे पहले कॉपी कर देता हूँ अच्छे से। और देखिए बस हमें यहाँ पे कुछ सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए अगर आप NAS के डैशबोर्ड में आएंगे तो आपको इंटरफेस पे स्पीड दिखेगी 118 Mbps। जो हमारी अप लिंक जो हमारी डाउन लिंक है यहाँ पे 18 Mbps, मतलब 118 Mbps की स्पीड से यहाँ पे डाटा राइट हो रहा है। बाकी सब चीज़ें देख रहे हैं आप, मेमोरी यूज़ हो रही है यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे जो हमारा CPU है 12 to 10% चल रहा है, जो कि काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है क्योंकि 2 कोर 4 थ्रेड का CPU है यहाँ पे, और हमने कोई कंप्रेशन चालू नहीं किया है तो डेफिनेटली कम ही थोड़ा राइट होगा। बस सिंपल सी बात है, ये हमारा CPU यहाँ पे राइट हो रहा है और इस टाइप से हमें परफॉर्मेंस मिल रही है। और देखिए जो हमने यहाँ पे ACL जो हमारा परमिशन सेट की थी वो इंपॉर्टेंट थी बहुत ज़्यादा। अगर आप यहाँ पे परमिशन गलत सेट करेंगे तो हो सकता है कि जो आप एप्लीकेशन है और जो फाइल्स हैं उन्हें ओपन ना कर पाएँ NAS के अंदर। हाँ, कॉपी कर सकते हैं आप, लेकिन उन्हें ओपन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पर सेटअप कर दिया था, आपको दिखाया था उस टाइम पर कैसे सेटअप करना है। तो चलिए हम लोग तब तक कुछ और भी देख लेते हैं इसमें चीज़ें, जैसे कि आपको मैं इसका बेंचमार्क दिखा देता हूँ कुछ किस टाइप से आपको स्पीड देगा ये। चलिए तब तक मैं इसे स्किप कर देता हूँ क्योंकि कॉपी बहुत धीरे होगा ये। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो इसकी स्पीड है काफ़ी कांस्टेंट है, मतलब कम देखिए बिल्कुल नहीं हो रही है। 118 Mbps की स्पीड आपको मिल रही थी तो वो उतनी ही मिल रही है, बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो काफ़ी अच्छी बात है NAS की। आप इसे मल्टीपल PC से एक्सेस भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो एक्चुअली मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ Streamlab OBS से। चलिए काम करता हूँ, मैं आपको इसे बेंचमार्क दिखाता हूँ। सिंपल सी बात है, सीधे जल्दी से करते हैं इसे बेंचमार्क। तो ये मैंने यहाँ पे चला दिया है क्रिस्टल डिस्क मार, और आपके सामने आपको स्पीड मिल रही है रीड की 118 Mbps सिक्वेंशियल रीड। और इस टाइप से आपको जो राइट की स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। देखिए धीरे धीरे हमारी स्पीड कम कर दी जाएगी रैंडमनेस में, जितनी ज़्यादा फाइल रैंडम होगी उतनी स्पीड कम मिलेगी। तो बेसिकली काफ़ी नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे आपको इतनी स्पीड मिलेगी नॉर्मली सी। और हमारी SSD है इसलिए जो आपको 4K रैंडम की स्पीड मिलेगी वो भी काफ़ी हाई मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। तो हम लोग चलिए धीरे अब देखते हैं राइट की स्पीड हमें आपको कितनी मिलती है यहाँ पे। और राइट की स्पीड आई गेस हमें उतनी ही मिलेगी, लाइक 118 Mbps। देखिए बिल्कुल एक्जैक्टली हमें उतनी ही स्पीड मिल रही है, क्योंकि देखिए हमारे SSD फास्ट है, हार्ड डिस्क फास्ट है, जो हमारा कनेक्शन है ओवर द नेटवर्क वो स्लो है। वो जो कि मेरा मदरबोर्ड जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे वो लिमिटेड है, उसकी मैक्सिमम स्पीड है यहाँ पे 1 गीगाबिट पर सेकेंड। मतलब गीगाबाइट में देखें तो ऑलमोस्ट 128 गीगाबाइट मतलब मेगाबाइट पर सेकंड। तो आपको ऑलमोस्ट उतनी स्पीड मिल रही है 118 Mbps, जो कि मैक्सिमम है लैन पोर्ट के हिसाब से। तो वेल बेसिकली इसी स्पीड की बात किया है तो आपकी जो जितनी आप एक्सपेक्ट करेंगे उतनी स्पीड आपको मिलेगी यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ फाइल कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से हम लोग मतलब किस टाइप से परफॉर्म करती है NAS ओवर द नेटवर्क। और क्या आप इसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो इस टाइप से आपकी NAS परफॉर्म कर रही है। और जो कि आप इसकी स्पीड देखें तो आप एक हार्ड डिस्क से रैंडम परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको मिल रही है यहाँ पे, मतलब SSD के बराबर की रैंडम परफॉर्मेंस मिल रही है। और हाँ मतलब सीक्वेंशियल रीड आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी, बात अलग है, क्योंकि हम लोग नेटवर्क पे राइड कर रहे हैं। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और हमने Far Cry 5 कॉपी कर दिया है। तो इसमें मैं कुछ गाने भी कॉपी कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं बहुत सारे, और मैं कर देता हूँ इस पर जल्दी से कॉपी। और आपको ओपन करके दिखा देता हूँ किस टाइप से उसमें भी चलते हैं। मतलब डायरेक्टली इसमें गाने भी कॉपी कर सकते हैं, मूवीज़ भी कॉपी कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी मेरे पेज में डाल रखी हैं। तो ये फोल्डर में कॉपी कर देता हूँ गाने का ओवर द नेटवर्क। और ये देखिए फिर से बहुत काफ़ी स्पीड से यहाँ पे गाने कॉपी हो गए हैं। बाकी इसमें 5-6 गाने ही थे, देखिए 3 गाने थे सिर्फ यहाँ पे। मैं आपको जल्दी से क्लिक करके दिखा देता हूँ कौन सा गाना था। और जैसे आप इसे ओपन करेंगे कितनी क्विकली देखिए रिस्पॉन्स कर रहा है, बहुत तेज़ी से। मतलब हमारी जो NAS है काफ़ी तेज़ी से रिस्पॉन्स कर रही है गाने ओपन करने के लिए। मतलब एक मान लीजिए जैसे कि आप हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं उसी स्पीड से। इवन मैं आपको इसके अंदर गेम भी चला कर दिखा देता हूँ। देखिए Far Cry 5 जो मेरे पास है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये क्रैक्ड वर्जन है, ताकि मैं गेम टेस्ट कर सकूँ। गेम सिंपल सी बात है, तो सॉरी फॉर दैट। क्रैक वर्जन में यहाँ पे Far Cry 5 को यूज़ कर रहा हूँ। आप इसे ओपन करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कुछ इस टाइप से। मे भी यहाँ पे थोड़ा टाइम ले सकता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा नेटवर्क पे यूज़ कर रहे हैं और हार्ड डिस्क स्लो है। सॉरी मैंने गलत एप्लीकेशन ओपन कर दिया है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। और ओपन फाइल लोकेशन, फिर से वही हम लोग, और जो दूसरा एप्लीकेशन है उससे हम लोग ओपन कर देते हैं। मैं इसे पहले डेस्कटॉप पे सेंड कर देता हूँ। नाउ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और गेम हमारा स्टार्ट हो चुका होगा कुछ इस टाइप से, देखिए। और हमारे सामने गेम ये रहा, Far Cry 5। तो हम लोग थोड़ा चला के भी देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा गेम अटकता तो नहीं। और देखिए यहाँ पे जो हमारी सेंड और रिसीव यहाँ पे स्पीड है वो भी मिल रही है हमें काफ़ी अच्छी खासी। तो गेम कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। बस आपको मतलब SSD वाली स्पीड आपको नहीं मिलेगी इस पर, लेकिन आपको हार्ड डिस्क से अच्छी स्पीड मिलेगी रैंडमनेस में। बाकी सिक्वेंशियल में भी हार्ड डिस्क से थोड़ा स्लो ही है और नेटवर्क, लेकिन इतना भी स्लो नहीं कि आप इस पर वर्क ना कर पाएँ।
जितनी अच्छी आपकी मदरबोर्ड होगी उतनी अच्छी आपको स्पीड मिलेगी, जितना अच्छा आपका लैन केबल लैन पोर्ट होगा उतनी अच्छी आपको स्पीड मिलेगी, जितना अच्छा आपका राउटर होगा यहाँ पे उतनी अच्छी आपको स्पीड मिलेगी। और केबल्स पे भी डिपेंड करता है यहाँ पे आपकी स्पीड। तो डेफिनेटली आप अगर काफ़ी बड़ी नैस बना रहे हैं तो उसके लिए आपको अच्छे खासा नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए काफ़ी क्विकली हमारा गेम ओपन हो चुका है यहाँ पे, और मैं आपको गेम चला के भी दिखा दूंगा बिल्कुल एग्जैक्टली कि कोई फ्रेम रेट ड्रॉप नहीं होते हैं या फिर ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता है गेम में। तो ये रहा यूबीसॉफ्ट। अभी तो गेम स्टार्ट ही हो रहा है, वेल बेसिकली हम लोग स्किप कर देते हैं जल्दी से, इसको चलने दीजिए। और आपको कांस्टेंट फ्रेम मिल रहे हैं यहाँ पे 60 FPS। तो मेरा स्पेक्स कुछ इस टाइप से है, इंटेल कोर i5 10400F मेरे मेन पीसी में, 16 GB रैम यहाँ पे लगी हुई है, DDR4 2133 मेगाहर्ट्ज़ की, और ग्राफिक कार्ड मेरे पास यहाँ पे है NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti। तो वेल मैं गेम कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे, और देखिए कितनी क्विकली लोड होगा। मैं आपको खुद ही दिखा देता हूँ कितनी जल्दी से लोड होगा यहाँ पे गेम, और कितनी जल्दी हमारा गेम ओपन हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे 30 to 40 सेकंड लेगा गेम लोड होने के लिए, और इसके बाद हमारा गेम चल जाएगा। अब देखिए मैं बिल्कुल यहाँ पे कोई भी कुछ भी लोकल नहीं दिखा रहा हूँ, जो आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल ओरिजिनल है यहाँ पे। तो गेम आपको कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। देखिए कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, मतलब आपको हल्का सा भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ आपका फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। हाँ बट मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे CPU कोडिंग रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे CPU परफॉर्मेंस मतलब जो CPU है यहाँ पे काफ़ी हाई चल रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा शटर देखने को मिल रहा है। बट डोंट वरी, नैस की वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। वेल अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है नैस में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फिर से इंस्टाग्राम पे @PCBolt, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। और अगर आप नैस बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बनाइए, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है आपको। तो मैं इसे क्विट कर देता हूँ, बस गेम आपको चला के दिखा दिया, आप इस पर गेम खेल सकते हैं डेफिनेटली। तो अब देखिए यहाँ पे आपको थ्रोटपुट कितना अच्छा खासा मिल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छी। अगर आपको देखें परफॉर्मेंस तो ओवर नेटवर्क आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है आप यहाँ से, मतलब आप ओवर द नेटवर्क गेम खेल सकते हैं किसी चीज़ से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इवन आप एक ही गेम 2 कंप्यूटर में साइमल्टेनियसली खेल सकते हैं ओवर सिंगल नैस, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने ट्राई किया। मैंने इसमें बाद में फार क्राई 3 डाला और मेन पीसी और लैपटॉप दोनों पे खेला। और मैं आपको बता दूँ, जो फार क्राई 3 खेल रहा था मैं, फार क्राई 3 जो मैं खेल रहा था एक्चुअली वो वाईफाई पे खेल रहा था, इवन वाईफाई पे अच्छी खासी स्पीड मिल रही थी। इस टाइप से आपको डिस्कनेक्ट करना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको कनेक्ट भी करना है, तो कैसे कनेक्ट करना है, दोबारा से कनेक्ट करना है। तो क्योंकि मैं एक ही बार मैंने आपको कनेक्ट करना दिखाया था कि फर्स्ट टाइम, अगर आपको दोबारा कनेक्ट करना हो तो पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल सी बात है। आप नैस पे जाइए, इस टाइप से आपको ट्रू नैस सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और आपको जो हमने मतलब ये वहाँ पे जो मैं शेयर किया था कटाना वाला फोल्डर से क्लिक कर देना है और शेयर चालू कर देना है। सॉरी फॉर दैट, लाइट चली गई इसलिए मेरा इन्वर्टर बोल रहा है, और इसे फिर से रीनेम करना पड़ेगा आपको। डोंट वरी, आप ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो फाइल यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं दोबारा। मैं आपको फिर से ओपन फाइल लोकेशन करके दिखा सकता हूँ। वेल बस मैं आपको दिखा दूंगा आपको एंड्रॉयड में कैसे आपको नैस को मतलब एक्सेस करना है उसकी फ़ाइल को। चलिए मैं उसे भी दिखा देता हूँ। तो अगर आपको अपनी नैस को एक्सेस करना है ओवर एंड्रॉयड, तो सबसे पहले आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है, आपको उसी राउटर से जिसमें आपने नैस कनेक्ट कर रखी है। तो मैंने यहाँ पे अपने नैस को कनेक्ट कर रखा है अपने एक्साइटल के राउटर पे, जो कि 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला है। तो मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा बिल्कुल इस टाइप से। और जैसे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, आपको जाना है मी फाइल एक्सप्लोरर पे, और यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको टॉप साइड में 3 लाइनें की मिलेंगी, उनमें क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे जाना है रिमोट पे, फिर आप रिमोट पे आएंगे और आपको ऐड नेटवर्क करना है। फिर आपको यहाँ पे आना है लैन पे, और लैन पे आने के बाद एडिट पे जाना है। एडिट पे डालना है आपको होस्ट और यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो होस्ट है मेरा, आपको आईपी एड्रेस डालना है पे 192.168.1.40, जो कि मेरा आईपी एड्रेस है, आपका दूसरा होगा तो आप उसे डाल दीजिए। फिर आपको याद होगा हमने जो यूज़र नेम बनाया था नैस के अंदर, उसका डालना है, उसे डालना है, और उसी का पासवर्ड डालना है। आपको याद होगा मैंने बनाया था। आपको नैस का जो एकदम स्टार्टिंग में डाला था ना पासवर्ड, वो नहीं डालना है यहाँ पे, और ना ही यूज़र नेम। तो इससे हम लोग नैस का यूज़र नेम डाल देंगे और पासवर्ड डाल देंगे, और जैसे ही आप ओके करेंगे आप अपनी नैस को ओवर द नेटवर्क एक्सेस कर पाएंगे। देखिए कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे आपका फोल्डर कटाना है और आप यहाँ पे सारी फाइल्स को एक्सेस कर पाएंगे। काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, और आपको इवेंट स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ पे कनेक्ट करते हैं तो। चलिए मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें कॉपी करके दिखा देता हूँ, जैसे कि कुछ 2-4 फाइल्स नैस से पहले कॉपी करेंगे हम लोग एंड्रॉयड में। तो कुछ इस टाइप से आपको आना है, आपको फिर से मी फाइल एक्सप्लोरर ही खोलना है, क्योंकि उसी से आप कॉपी कर पाएंगे। फिर जैसे कि मैं नैस पे ओपन करता हूँ यहाँ पे, और कुछ भी कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे विजुअल बेसिक्स जो मेरा VC डायरेक्ट टेक्स्ट की फाइल है, मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ। चलिए तो मैंने पहले इसे सिलेक्ट कर लिया, और फिर यहाँ पे आपको जाना है और मोर ऑप्शंस में, और यहाँ पे आपको करना है कॉपी, फिर इंटरनल स्टोरेज, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और आपको वाईफाई की अपनी मैक्सिमम स्पीड मिलेगी, जो कि यहाँ पे मिलती है मुझे 20 Mbps, जो कि मेरे वाईफाई की है। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छी है तो आपको ज़्यादा अच्छी स्पीड मिलेगी, कम है तो आपको कम स्पीड मिलेगी।
फिर आपको इसे वापस भी कॉपी कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ी गलती हो गई जिससे मैं कॉपी नहीं कर पाया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। अगर आपको कोई मतलब कॉपी भी सेम इसी टाइप से होगा। अगर आपको नैस में कोई चीज़ कॉपी करनी है तो उस टाइप से आप नैस के अंदर कॉपी कर सकते हैं और नैस से भी आप कोई डाटा कॉपी कर सकते हैं, इवन डिलीट भी कर सकते हैं। तो कुछ काफ़ी इजी है नैस को एक्सेस करना ओवर द एंड्रॉयड। अगर आपको आपके नैस की वीडियोस देखनी है, मूवीज़ देखनी है नैस के अंदर जो पड़ी हुई हैं, तो आप उसके लिए आप MX प्लेयर यूज़ कर सकते हैं। सेम इसमें भी आपको यहाँ पे राइट क्लिक मतलब लेफ्ट साइड में जाना है और 3 लाइन में जाना है। फिर आपको यहाँ पे नेटवर्क चूज़ करना है, फिर आपको ऐड करना है यहाँ पे, और जो कनेक्ट एनोनिमसली लिखा हुआ है इसको अनसेलेक्ट कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सर्वर के ऊपर IP एड्रेस डालना है। यहाँ पे मुझसे बहुत बार गलती हुई थी, तो सॉरी फॉर दैट। मेरा अभी यहाँ पे वही हमारा जो सर्वर है यहाँ पे 192.168.1.40 जो मेरा IP एड्रेस है आपका। फिर से मैं बता दूँ, फिर से अगर आप खुद का नैस बना रहे हैं तो वहाँ यहाँ पे आपको अपना IP एड्रेस डालना है। फिर आपको यूज़र नेम डालना है जो कि आपने बनाया था, और पासवर्ड डालना है। यहीं पे पासवर्ड मुझे डालने में दो चार बार गलती हो गई है, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर आप पासवर्ड सही डालेंगे एक बार में तो आप डेफिनेटली एक बार एक्सेस कर पाएंगे। देखिए करेक्शन एरर आ रहा है अगर पासवर्ड नहीं डालेंगे सही तो यहाँ पे दोबारा मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और फिर से हम लोग इसे एक्सेस कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे मैं पासवर्ड दोबारा चेंज कर देता हूँ जल्दी से। और जैसे हम लोग इसके पासवर्ड डाल देंगे तो आप अपनी फ़ाइल को एक्सेस कर पाएंगे। देखिए प्रॉब्लम मुझे ये है कि मैं आपको वीडियो चला के दिखा सकता हूँ, लेकिन अब ये देखिए अगर मैं वीडियो चलाऊँगा तो मुझे मेरे वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो एंड्रॉइड में देखिए मैं विंडोज़ 11 को चला देता हूँ वीडियो, देखिए कितना क्विकली खुल रहा है। कोई भी फाइल है अगर आप क्विकली ओपन करें तो बहुत जल्दी ओपन हो रही है। देखिए हम लोग स्लाइड करके देखने वाले हैं। और ये वीडियो आपको बता दूँ, ये हाईएस्ट क्वालिटी 1440p में मतलब ये वीडियो डाउनलोड किया था मैंने यूट्यूब से, तो वो है। तो कुछ आप जो फाइल है कुछ इस टाइप से एक्सेस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको इस टाइप से मीडिया के लिए यूज़ कर रहे हैं अपनी नैस को तो भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, आप अगर होम यूज़र हैं तो भी आप नैस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस चलाते हैं तो भी आप नैस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं या फिर बड़ी बड़ी फाइल को करते हैं तो आप डेफिनेटली नैस यूज़ कीजिए। और नैस मैंने आपको पूरा बता दिया। और आप अगर आप अच्छे से सेटअप करें तो आप एक नैस को 1.5 या 2 घंटे में सेटअप कर सकते हैं और आप अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं और काफ़ी टाइम बचा सकते हैं और काफ़ी सेंट्रलाइज डाटा बना सकते हैं। तो मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो नैस के बारे में तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको मैं बता दूँ मेरे नए वीडियोस आने वाले हैं, आते रहेंगे धीरे धीरे। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियोस पे बात करेंगे पावर सप्लाईज़ की, जैसे कि इंटरनल्स के बारे में किस टाइप से होती है डिज़ाइंस और सारी चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे वीडियो, मेरा उतना ही थोड़ा फ़ायदा होगा, मेरा चैनल चलेगा थोड़ा। तो थैंक यू वेरी मच अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो तो। और वीडियो को एक बार दोबारा लाइक कर दीजिए। किसी और को सेंड करना है तो सेंड कर दीजिए।